है गाइस, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज़ का। ये आज जो 24th टेस्ट नंबर है, ठीक है। ये फुल GS का टेस्ट चल रहा है हमारे, जो विजन के चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने 23rd तक सारे टेस्ट पूरे सॉल्व कर लिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे विजिट करके, ठीक है। तो सारे के सारे वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। और ये आज सेकेंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करेंगे 26 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने 25 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो ये है हमारा 26 नंबर। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि आप लोग कितने इसमें सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन। कुछ बच्चे बता रहे थे कि मतलब 25 में 16 सही हो रहे हैं, तो ये मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। ऐसे ही आप कंटिन्यू रखिए तो आपका जो है मतलब अच्छे से प्रीलिम्स तो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा मतलब इसके साथ साथ जो सीसेट है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है कि सीसेट रह जाता है और ये हमारा GS का पेपर हमारा सॉल्व मतलब उसमें हमारे अच्छे अंक आ जाते हैं, लेकिन हम सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दोनों पे हम लोगों को अब फोकस देना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे PM केयर फंड के बारे में बताना है हमको, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस फंड के न्यासी बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष होता है। सेकेंड है कि यह प्राकृतिक और साथ ही मानव निर्मित आपदा या संकट के मामले में सहायता और राहत प्रदान करता है। थर्ड है कि यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान इस फंड का अंकेक्षण यानी रिव्यू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है, ये भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसका जो नहीं करता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो तुम्हारा बनाया गया है एक नई संस्था है, जो मतलब जो MS शार्क एंड एसोसिएशन चार्टर्ड अकाउंटेंट नई दिल्ली है, ठीक है। उसी के द्वारा इसका रिव्यू किया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड वाला हमारा सही है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और साथ ही मानव आपदा निर्मित जो संकट होते हैं उसमें सहायता और राहत प्रदान करने के लिए ऐसे ये बनाया गया है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये भी गलत है, क्योंकि ये इसके जो 89 सदस्य होते हैं, ठीक है। जो ट्रस्टी जो पदेन चेयरमैन की बात करें तो ये PM होते हैं, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य होते हैं गृह मंत्री होते हैं, ठीक है, वित्त मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं। तो ये सदस्य देखने को मिलेंगे, ना कि इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ये कोविड-19 की समस्याओं के लिए मतलब उसमें फंड जुटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और बहुत हाल ही में हुई है, पिछले साल ही हुई है। तो कब हुई है बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट केवल इसमें सही है और सारे गलत हैं हमारे स्टेटमेंट। तो हमारा B वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 27। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल और एरिथोसाइट, ठीक है। तो इसमें कौन सी मतलब ये मतलब WBC हैं, ठीक है। तो इसमें देखो न्यूट्रोफिल आपको WBC का पार्ट है, लिम्फोसाइट है और बेसोफिल है। लेकिन जो ये एरिथोसाइट की अगर हम बात करें तो ये RBC का यानी रेड ब्लड सेल्स की ये भाग होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, और हमारा 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो हमारा C वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारे ब्लड में लगभग कुल ब्लड का 1% देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सही C ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें फसल प्रणाली में लेग्यूम यानी जो फलीदार फसलें होती हैं उनको शामिल करने में कृषि साधारणीयता में वृद्धि की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से लेग्यूम के लाभ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती हैं। सेकेंड है कि ये फास्फोरस के विलयीकरण में सहायता करती हैं, मतलब उसे उसका घुलने में सहायता करती हैं फास्फोरस को, ठीक है। और थर्ड है कि ये मृदा में सूक्ष्म जीवी गतिविधि को बाधित करती हैं। और फोर्थ है हमारा का माइकोराइजल की वृद्धि को कम करती हैं। तो देखो अगर ये लेग्यूम फसलों में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उनकी छोटी छोटी जो गांठें होती हैं, जो लेग्यूम फसलों की जड़ें होती हैं, तो इन जड़ों में ये छोटे छोटे नूडल्स होते हैं, मतलब
ये ऐसे ऐसे इसमें होती हैं, इनमें एक बैक्टीरिया रहता है जो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और ये जो फास्फोरस होती है इसे विलयीकरण में मतलब उसको मिलाने में भी सहायता करता है, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन मृदा में सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बाधित करता है, तो नहीं, बाधित नहीं करता है, इसको और आसान बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और फोर्थ में जो कहा गया है कि माइकोराइजल की वृद्धि को कम करती हैं, तो नहीं, ये बढ़ाती हैं उसको, ना कि कम करती हैं। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड वाला, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 29। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किन पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचार समान थे। तो फर्स्ट है कि प्रौद्योगिकी चालित आधुनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। सेकेंड है कि व्यक्तिगत धर्म और सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, ठीक है। तो इसमें किस मत पर ये गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू एक मत थे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें अगर ये प्रौद्योगिकी और चालित आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसके पक्ष में नेहरू जी थे, ठीक है। और ये जो गांधी जी थे इसके पक्ष में नहीं थे, इसका घोर विरोध करते थे ये। और ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट है। तो इसमें जो ये व्यक्तिगत धर्म की बात करें तो इसके पक्ष में गांधी जी थे, ठीक है। गांधी जी सर्वधर्म समभाव की जो उनके विचारों में जो धर्मों की जो केंद्रीयता देखने को मिलती थी, ठीक है। लेकिन अगर नेहरू की बात करें तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है स्टेटमेंट, कोई इसमें भी एक मत नहीं थे। और अगर संसदीय सरकार के स्वरूप की बात करें तो इसमें देखो, नेहरू जी तो इसमें इसके पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी इसके विपक्ष में थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर शासन जो जनता के द्वारा किया जाए, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो जनसाधारण द्वारा शासन किया जाए वही बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि वो राम राज्य की अनुशंसा करते थे। तो ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो ये लोग मतलब गांधी जी के फॉलोअर, तो जो मान देखने को मिलेगा गांधी जी के फॉलोअर थे नेहरू जी, लेकिन इनके जो वैचारिक मत थे वो दोनों लोगों के भिन्न थे। तो ये दो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के मध्य एक विचलन होता है। इस विचलन के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि CPI बास्केट में आवास और शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल होती हैं जो WPI बास्केट के भाग में नहीं है। सेकेंड है कि प्रत्यक्ष कर WPI में शामिल नहीं होती हैं जबकि CPI में शामिल होते हैं। तो देखो, CPI में क्या होता है कि जितनी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे भोजन है, मनोरंजन के साधन हैं, शिक्षा है, आवास हैं, तो इन सब में ये CPI में शामिल होते हैं। तो इसमें अप्रत्यक्ष कर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो WPI होते हैं तो इसमें मूल धातुएं यानी मशीनरी और खनिज वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मतलब हमारा इसमें शामिल नहीं होते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो ये हमारा सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारा सही है, क्योंकि इस बास्केट में ये शिक्षा और आवास जैसी सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। और इसको WPI और CPI को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया था, तो आप लोगों को इसका बेस ईयर बताना है, ठीक है। आधार वर्ष क्या है कि कब कब कौन सा आधार वर्ष है जिसके आधार पर हम ये WPI और CPI को मतलब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों को आंसर बताना है। तो आज के लिए ये आप लोगों के लिए आंसर है, ठीक है। बहुत बार इसको इकोनॉमी के अभी लेक्चर जो ख़त्म हुई है उसमें डिटेल में हमने करवाया था, इससे पहले वाले भी जो इकोनॉमी के लेक्चर थे उसमें भी बहुत अच्छे से डिटेल में करवा रखा है, ठीक है। तो यार इतनी तो आप लोगों से मेरी अपेक्षा रहेगी ही कि ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग बता ही दें नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं के संदर्भ में बताना है कि कौन से युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। तो संस्थापक और संस्था दी हुई है, तो उसके बारे में बताना है। तो मद्रास महासभा P आनंद चार्लू, और इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो KT तैलग, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो दिनसा पेटिट। तो इसमें किसने किसकी स्थापना की है। तो देखो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें मद्रास महासभा की स्थापना जो है P आनंद चार्लू ने, और इनके साथ P आनंद चार्लू के साथ सुब्रमण्यम अय्यर ने मिलकर की थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है।
लेकिन ये इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना केटी तैलग ने नहीं की थी, बल्कि आपको देखने को मिलेगा जो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कोलकाता में 1876 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में देखने को मिली थी, और इसकी स्थापना केटी तैलग और फिरोज शाह मेहता ने मिलकर की थी, ठीक है। और ये मद्रास महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और सेकेंड और थर्ड हमारे गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संदर्भ में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह अधिनियम सरकार को किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आलोक में वस्तु से संबंधित अनुज्ञप्ति देने और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, ठीक है। सेकेंड है कि इस अधिनियम के तहत सरकार किसी वस्तु की सीमा का मूल्य किसी वस्तु की मूल्य की सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है, ठीक है। और थर्ड है कि ये बताया गया है इसमें कि हाल ही में सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु और अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य अधिरोपित किया है। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है। जो ये निर्यात का जो न्यूनतम मूल्य जो अधिरोपित किया जाता है, ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नहीं किया जाता है, बल्कि ये विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन एक्ट 1992 का जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसकी जो धारा होती है 5, ठीक है, उसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और सेकेंड वाला भी गलत है, क्योंकि जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, इसके बारे में अगर बात करें तो सरकार को जो किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण की मूल्य निर्धारण की सीमा ये निर्धारित कर सकती है। और अगर उससे ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का 100 रुपये अगर वो निर्धारित कर दिया सरकार ने, ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत, और अगर उस वस्तु को कोई भी विक्रेता 100 रुपये से अधिक पर अगर उसे बेच रहा है, ठीक है, 100 रुपये से अधिक, जैसे 110 रुपये पे कोई बेच रहा है, तो उस पर ये सरकार द्वारा दंड भी, जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ये भी हमारा। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात की जा रही है इसमें, तो ये फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि सरकार अधिनियम को किसी वस्तु के मूल्य के वृद्धि के आलोक में कि उसमें बहुत तेज़ी से अगर वृद्धि हो रही है तो उसका मतलब एक बेस प्राइस रख दिया जाता है। जैसे अभी मेडिकल इक्विपमेंट में और दवाइयाँ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, ठीक है, अभी जो करंट टाइम में कोरोना के लिए वो रेमसिमडेसिविर करके एक जो इंजेक्शन आता है, ठीक है, तो उनका मतलब एक बेस प्राइस वे लोग कर देते हैं, और इससे ऊपर कोई बेचता है तो उस पर मतलब वो अपराध होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है और दोनों गलत हो गए, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें कहा गया है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में बताना है कि इक्ता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में इक्ता प्रणाली गजनी के महमूद गजनवी द्वारा किया गया था, ठीक है, मतलब आरंभ किया गया था। सेकेंड है कि इक्ता केवल प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों हेतु प्रदान की जाती थी, सॉरी। तो ये गलत है स्टेटमेंट। देखो सेकेंड में जो कहा गया है तो प्रशासनिक और राजस्व, तो ये प्रशासनिक सैन्य के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो ये धार्मिक और साहित्यिक जो इक्ता दी जाती थी, और सुल्तानों के जो मकबरे होते थे, ठीक है, उनको भी ये मतलब उस पर भी इक्तादारी प्रदान की जाती थी। साथ ही साथ आजीविका को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड वाला स्टेटमेंट। और ये एकता जो थी, ये एकता प्रणाली दी किसको जाती थी, तो जो अभिजात वर्ग होता था, ठीक है, उसको इसमें दिया जाता था। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी हमारा गलत है, क्योंकि गजनी ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, ये दिल्ली सल्तनत के समय इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें हवाई बीजा रोपण यानी एरियल सीडिंग के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि यह वृक्षारोपण की एक तकनीक है जिसमें मृतिका और खाद से आवृत बीजों का भूमि पर छिड़काव किया जाता है। सेकेंड है कि यह अत्यधिक एवं नियमित
वर्षण वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है, तो ये गलत है। देखो ये तो हमारा नहीं है स्टेटमेंट सही, क्योंकि इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे जैसे क्या हुआ कि कीट या रोगों से वहाँ महामारी आ गई, कोई पेड़ पौधे नहीं रह गए, या ज्वालामुखी के द्वारा ऐसी स्थितियाँ हो गई कि वहाँ ये पेड़ पौधे और ये वनस्पतियाँ ख़त्म हो गई हैं, भूकंप आया या सुनामी हुई, या फिर मतलब ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जो मतलब आपदा प्रभावित होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको क्या किया जाता है कि जो बीज और मिट्टी, ये मृतिका और खाद के से जो लिप्त बीजों को हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ या ड्रोन के द्वारा उस क्षेत्र में उनका छिड़काव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। और ये मतलब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये भी अभी हाल ही में हरियाणा के वन विभाग ने ऐसी ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है हमारा, सेकेंड वाला गलत हो गया, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि विषुवत रेखा पर वाताग्र नहीं बनते हैं। सेकंड है कि अपसरित जो परिसंचरण में वाताग्र का निर्माण नहीं होता है। और थर्ड है कि शीत वाताग्र जो सघन मेघों और भारी वर्षा से संबंधित होते हैं। तो देखो जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये तो सही है, क्योंकि जब शीत वाताग्र जहाँ होते हैं वहाँ सघन जो मेघ मतलब सघन बहुत घने बादल बनते हैं, भारी मात्रा में वर्षा होती है, बिजली चमकती है, तड़ित झंझावट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो आपको ये लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि विषुवत रेखा पर वाताग्र नहीं बनते हैं, क्योंकि वाताग्र क्या होता है कि ये मतलब दो वायु राशियाँ होती, एक गर्म वायु राशि होनी चाहिए, एक ठंडी वायु राशि होनी चाहिए, तभी ये फ्रंट बनता है, ठीक है। तो इसके लिए ये स्थितियां होनी चाहिए। लेकिन अगर विषुवत रेखा पर बात करें तो वहाँ केवल हॉट मतलब आपको जलवायु देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं बनता, ये जहाँ दोनों राशियाँ मिलती हैं ठंडी और गर्म, ठीक है, वहाँ पे ये बनते हैं बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो गलत हो गया स्टेटमेंट, तो ये तो हमारा सही है फर्स्ट वाला, लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि अपसरित परिसंचरण में वाताग्र का निर्माण नहीं होता, तो नहीं, ये अपसरित जो परिसंचरण जो अपसरित परिसंचरण में वाताग्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि अपसरित नहीं होगा तो मतलब कैसे वो बनेगा, ठीक है, मतलब एक में कन्वर्ज होते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 36। तो इसमें कहा गया कि राज्य स्तरीय मृत्यु या मृत्यु दर लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका गठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया, यानी ICMR, ठीक है। और इसके सदस्य राज्य द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। और इसका जो मतलब राज्य स्तरीय मृत्यु दर या मृत्यु दर लेखा परीक्षा समिति होती है, इसका गठन भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के जो बाहर के अधिकारी भी होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये हमारा गलत है इसके संबंध में, क्योंकि ये जो ICMR की जो बात की जा रही है तो इसमें क्या हुआ है कि जो ये कोविड-19 से मृत्यु हो रही है, ठीक है, उसका डेटाबेस इसके द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसी के द्वारा ये सब क्रियाएं की जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए ये आज के लिए ये क्वेश्चन है कि ICMR जो है जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ऐसे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया इसके संबंध में। नेक्स्ट है हमारा 37। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर मुंडी मैन के नेतृत्व में मुंडी मैन समिति का गठन किया गया था। तो ये किस लिए किया गया था इसका बताना है हमको। तो फर्स्ट है कि 1919 के अधिनियम की रूपरेखा के अंतर्गत वांछनीय सुधारों पर विचार हेतु। सेकेंड है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा
संबंधित सुधारों पर निर्णय करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये 1919 का अधिनियम आया था, ठीक है। इसमें जो सुधार किए गए थे और उन्हीं की जांच के लिए 1924 में ये मुंडी मैन समिति की स्थापना की गई थी, ताकि इसका रिव्यू किया जाए कि जो सुधार किए गए हैं वो अच्छे हैं या मतलब उसमें कोई कमियां हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये बनाई गई थी। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 38। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में सम्मिलित हैं? तो प्रतिकारी शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, मूल सीमा शुल्क है, विलासिता कर है और ये स्टंप शुल्क है। तो देखो ये स्टंप शुल्क की बात करें तो ये राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन राज्य सरकार इसे कलेक्ट करती है और इसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन विलासिता का जो ये कर होता है, ठीक है, यानी मनोरंजन का कर, ये इसमें शामिल है जीएसटी में। और मूल सीमा शुल्क है, ये भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, जीएसटी में। और प्रतिकारी शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये तुम्हारे जीएसटी में शामिल हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सर्विस टैक्स वगैरह ये सब इसी जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 4 स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा जो है 1, 2 और 4, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये बताना है कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है और इसे कब लागू किया गया था, ठीक है। और इसका कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था, जो संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें कहा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में बताना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट है कि बाटुंग सम्मेलन के फलस्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था। सेकेंड है कि भारत पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में वर्ष 2022 तक भारत इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। तो ये गलत है, भारत इसका नहीं है। इसका जो 2022 तक का जो सदस्य है मतलब अध्यक्ष है इसका शिखर सम्मेलन का, वो होस्ट करेगा अजरबैजान, ठीक है। और अभी इसकी 2020 में मीटिंग हुई थी, जिसका मतलब जिसको होस्ट किया था अजरबैजान ने जो है 3 सालों तक मतलब ये लगातार इसे होस्ट करेगा, ठीक है। जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था, ऑनलाइन ये समिट की गई थी, तो इसीलिए न्यूज़ में है। और इसमें ये देखो भारत तो इसका सदस्य था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे 1989 में इसे ज्वाइन किया था, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए 1969 में ये रणनीति बना रहा था, लेकिन 1979 में इसने जो है एंट्री मारी थी उसमें, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। और फर्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बाटुंगा सम्मेलन का फलस्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। और ये जो इसका जो फर्स्ट सेशन था, ठीक है, इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन था, तो ये 1961 में बेलग्रेड में किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया इसका ए वाला ऑप्शन, ठीक है, पहला स्टेटमेंट केवल सही है। और ये जो मतलब ये बाडुंग सम्मेलन हुआ था, ये इंडोनेशिया में 1955 में हुआ था, उसी के अंतर्गत तय किया गया था कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्पॉट एक्सचेंज के लाभ हैं। स्पॉट एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें फर्स्ट है कि कार्टेलाइजेशन की रोकथाम, प्रतिपक्ष जोखिम से बचाव, प्रभावी मूल्य निर्धारण, ठीक है। तो इसमें देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि कार्टेलाइजेशन की रोकथाम इसमें हो सकती है और प्रतिपक्ष का जो बचाव किया जाता है, जो मतलब जोखिम होता है, ठीक है, उससे बचा जा सकता है। और मूल्य निर्धारण की समस्या भी मतलब इसका प्रभावी तरीके से इसका निदान किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए ऑप्शन सही है। और ये होता क्या है एक्चुअली स्पॉट एक्सचेंज के लाभ, ठीक है। स्पॉट एक्सचेंज होता क्या है, तो ये मतलब एक स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिसके माध्यम से वस्तुओं और धातुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि सिकाड़ा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि ये प्रोटोजोआ हैं जो मनुष्य और जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं। सेकेंड है कि ये अपने जीवन का अधिकांश भाग भूमि के अंदर व्यतीत करते हैं और ये मुख्यतः मैथुन हेतु मैथुन के लिए मृदा से बाहर निकलते हैं। और थर्ड है कि ये भारत के पश्चिमी घाट के लिए देशज हैं। तो ये गलत है, देखो भारत में ये नहीं पाए जाते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा जैसे यूएसए का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है,
वहाँ पे देखने को मिलते हैं ये। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि अभी इसमें देखा गया है कि इसकी कुछ इसकी जो प्रजातियां हैं वो बहुत तेज़ी से इनका मतलब घट रही हैं, यानी विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही गलत हो गया, और सेकंड वाला हमारा सही है, क्योंकि ये अपना अधिकांश जीवन लगभग 12 से 13 वर्ष तक ये अपना जीवन जो भूमि के अंदर व्यतीत करते हैं, और मैथुन के लिए जब ये बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा समय रहता है 2 से 4 सप्ताह तक ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और ये मैथुन के लिए एक मतलब बहुत सुरीली सी आवाज़ मतलब एक निकालते हैं, जिससे जो है मादा को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है सेकेंड वाला, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कीड़े होते हैं, मतलब एक कीट प्रकार के प्रकृति के होते हैं, ना कि प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड स्टेटमेंट केवल सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रैनसमवेयर शब्द का उल्लेख रहता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से इसे सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित किया जाता है कि मतलब क्या है एक्चुअली में ये। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यह एक जाली मैसेज है, जिसमें ईमेल के माध्यम से इंटरनेट उपयोगकर्ता को धोखा देने और उसके द्वारा संवेदनशील जानकारी चोरी करने के लिए उनकी गोपनीयता भंग करने को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। बी ऑप्शन है कि यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है, जो आपके कंप्यूटर पर कूट यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो फाइलों को लॉक करता है और आपकी फ़ाइलों को लौटाने के लिए भुगतान की मांग करता है, ठीक है। सी है कि यह हमले को संदर्भित करता है, जो कंप्यूटरों को सर्वर और नेटवर्क की क्षमता अधिक ट्रैफिक से अभिभूत कर देता है। और डी है हमारा कि यह इब ड्रॉपिंग हमलों को संदर्भित करता है, जो तब घटित होता है जब हमला स्वयं को द्विपक्षीय व्यवहार में सम्मिलित करते हैं और डेटा को चोरी करते हैं, ठीक है। तो ये रैनसमवेयर की अगर बात करें, तो ये अटैक अभी देखने को जब एक बार देखने को मिला था, जब बिटकॉइन की डिमांड की गई थी, ठीक है। तो कई देशों में ये ऐसा अटैक हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखो ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है, जो कंप्यूटर पर मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में फाइलों को लॉक कर देता है, ठीक है, और उन्हें खोलने के लिए ये मांग करता है, और ऐसी करेंसी जैसे बिटकॉइन जैसी करेंसी को मांग करता है, ताकि उसको पकड़ा ना जा सके, ठीक है। तो ये रैनसमवेयर के संबंध में बी वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है 43। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ माना जा सकता है। तो फर्स्ट है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखना, ठीक है। सेकंड है कि राज्यपाल की क्षमा क्षमा आदि की शक्तियाँ, जो क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और थर्ड है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की संस्कृति। और फोर्थ है कि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में राज्यसभा का विघटन। तो देखो थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट ये सही है हमारा, क्योंकि अगर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ये अपने विवेक से पार्टियों को आमंत्रित करता है, ठीक है। और किसे मतलब उसको बनाया जाए, तो उस स्थिति में ये मतलब विधानसभा में अगर बहुमत प्राप्त नहीं है, तो मंत्रिपरिषद का विघटन कर देता है, राज्यसभा का विघटन कर दिया जाता है राज्यपाल द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन लगाने की जो संस्कृति होती है, ये भी विवेकाधीन ही इसकी शक्ति होती है। लेकिन अगर राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियों की बात करें, जो आर्टिकल 161 के अंतर्गत होती हैं, ये तो हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा ये मतलब किसी को क्षमादान दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 200 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, ये एक विवेकाधीन शक्ति है इसकी, ठीक है। तो 1, 3 और 4 स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा 1, 3 और 4, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टायरीन गैस के स्रोत हैं। तो वाहनों से निकलने वाली धुआं, ठीक है, सिगरेट का धुआं, शाह बहुलकों के उत्पादन की प्रक्रिया और रॉकेट का प्रक्षेपण। तो देखो अगर स्टायरीन गैस की बात करें, तो ये फाइबर ये प्लास्टिक फाइबर वाली जो कंपनी होती हैं, ठीक है, उसमें ये होता है। अभी जो ये तमिलनाडु का मुझे गैस याद नहीं है, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तमिलनाडु का था या फिर
आंध्र प्रदेश का था तो मुद्दा, तो वहीं पे ये स्टायरिन गैस जो है लीक हुई थी, ठीक है। मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों को अगर आप लोग इसे याद कर पा रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, मैं भी पढ़ लूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये वहाँ लीक हुई थी, तो वहाँ कई लोगों की मृत्यु हो गई थी पिछले साल ही, जब ये कोविड-19 का समय चल रहा था, उसी समय की ये बात है, ठीक है। मार्च अप्रैल के समथिंग की बात है ये, ठीक है। तो ये उसी से निकलती है, उसी में ये यूज़ की जाती है, तो वहाँ लीक हुई थी। तो ये वाहनों से निकलने वाले धुएँ में भी होती है, सिगरेट के धुएँ में भी होती है, और बहुलक के उत्पादन की प्रक्रिया से भी होती है, और रॉकेट के जो प्रक्षेपण होता है, ठीक है, इसमें भी ये होती है। तो सारी की चीज़ों में देखने को मिलेगी ये। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें इससे क्या होता है कि बेचैनी होती है, सांस लेने की में तकलीफ़ होने लगती है, और अंततः मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सिगरेट वगरेट ना पिए हैं, अगर आप लोग पी रहे हो तो। हालांकि मैं तो भाई नहीं पीता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं तो सलाह यही दूंगा। बाकी कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है कि बताओ सिगरेट पीने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तो फेवरेट होती है, बट मैं तो नहीं पीता हूँ। इन जो नशीली पदार्थों से है मेरी थोड़ी सी दूरी बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोग अगर दूरी बना पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा 45। तो इसमें कहा गया कि कोको लिथोफोरस के बारे में बताना है हमको, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ये विश्व के महासागरों की ऊपरी परतों में रहने वाले एकल कोशिकीय शैवाल हैं, ठीक है। सेकेंड है कि ये खुले महासागर में कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए समुद्री पादप लोगों को कैल्सी भवन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये एक मतलब सूक्ष्म सवाल होते हैं, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म सवाल होते हैं जो कि मतलब कैल्शियम का निर्माण करते हैं समुद्री पादप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हों, ठीक है, हिंदी माध्यम से। और जो भी आप लोगों का जितना भी मार्क्स आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इससे देखो कल एक या दो बच्चों ने बताया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आप लोगों ने बताया, और उसके 16 क्वेश्चन सही हुए। तो इससे पता चलता है कि कितना मतलब आप लोग अगर सभी लोग आप देखोगे, आप लिखोगे, ठीक है। देखो यार, अगर जीरो भी मार्क्स आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मार्क्स आएगा, आपका मार्क्स लिखोगे तो एक बार लिखोगे, जीरो आएगा तो दूसरे दिन पढ़ने की कोशिश करोगे, कंपटीशन बढ़ेगा यार, ऐसे ही तो कंपटीशन बढ़ता है। फिर यहाँ हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ 400-500 लोगों में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम जब बैठेंगे तो 4-5 लाख में परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरह से तो हम अपनी मतलब एबिलिटी को निकाल के लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और जब तक हम देखो लिखते नहीं हैं, किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं, तब तक यार देखो मेरा तो मानना है, जब तक किसी से आप कंपटीशन नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक आपका जो पढ़ने का जो मन होता है ना, उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो एनर्जी का लेवल डाउन रहता है। लेकिन जब किसी से कंपटीशन हो जाता है ना, अब जैसे इसी पे 2-4 बच्चे, 5 बच्चे लिखने लगें कि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, तो उसमें होड़ लग जाएगी कि सबसे ज़्यादा हमें मार्क्स लाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप पढ़ाई भी करोगे, और मतलब उससे कंपटीशन भी करोगे, ठीक है। तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और साथ साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो एबिलिटी आएगी उसको भी आप देख पाएंगे। तो ये आपको सारा का सारा जो यहाँ सीखोगे ना, ये आपको जो क्वेश्चन हॉल में होगा ना, जो परीक्षा हॉल में होगा, वो चीज़ों का फ़ायदा वहाँ पे मिलता है कि हम कैसे जो क्वेश्चन को टैकल करें, ठीक है। तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो जैसा आपको वैसे लगे, और जो क्वेश्चन पूछें उसका आंसर ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।